एजुकेशन में ही तो आरक्षण लागू है, और कहाँ लागू है बताइए? एजुकेशन और नौकरी में, दो चीजों में। पुजारी बनने का अधिकार हमें क्यों नहीं है भाई? ये कहीं लिख कर आया है? पुजारी हम क्यों नहीं बन सकते? क्यों एक ही जाति क्यों है वहां पर? रिजर्वेशन को गाली दे देने से सारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। तो फेल होने की वजह तो अपने बच्चे को जब पूछेगा तो बच्चा कहेगा कि हमारा जो क्लासमेट था उसका हमसे 2 नंबर कम था, फिर भी उसका ज्यादा हो गया, तो उसके पिताजी के अंदर क्या होगा? आरक्षण से नफरत नहीं होगा तो क्या होगा? दलित के कट ऑफ पे आप गाली दोगे, ओबीसी कट ऑफ पे आप गाली दोगे, एसटी के कट ऑफ पे आप गाली दोगे कि इनका कम नंबर में हो गया। कंचना, आरक्षण को लेकर आपका बयान इस वक्त सुर्खियों में है। आरक्षण को लेकर कि मेरिट पे जो पाते हैं इतना पाते हैं, उतना होता है, ये कब पीछा छोड़ेंगे, ये तमाम जो बातें हैं क्या है? देखिए, ये तमाम बातें अगर इस तरीके से देखेंगे ना तो एक नैरेटिव गढ़ने जैसा ही है। फैक्ट पे, रियलिटी पे, बहुत सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं करता। जब आरक्षण की बात होती है या यूजीसी की बात हो या किसी भी इस तरह की समानता की बात हो, इसमें दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि रियलिटी क्या है। और रियलिटी से भाग भाग कर सिर्फ हम जीते, हमारा क्यों नहीं सुना जा रहा है, या इस तरीके से अगर एक हुड़दंगई जैसा अगर करेंगे तो इससे कोई एक तर्क नहीं निकलने वाला है, कोई एक डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है। जो भी लोग मेरिट को गाली दे, मतलब मेरिट की बात करते हैं, आरक्षण को मेरिट के खिलाफ मानते हैं, बस उनसे यही पूछना है कि थोड़े से तो खंगाल लो, थोड़े से तो डेटा पढ़ लो। क्योंकि अभी कुछ हमने अभी आरटीआई का डेटा निकाला था, और कुछ हमारे और दोस्त हैं जो आरटीआई से डेटा निकाले थे, हमने उस पर कुछ शेयर भी किया हुआ था। मैं आईआईटी और आईएम्स की बात कर लेती हूँ। मैं एक एक आईआईटी और एक एक आईएम के डेटा के अनुसार जा सकती हूँ। कोई भी ऐसा आईआईटी नहीं है जिसमें 5 से 10% के फैकल्टी, अगर ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन देखे, जो प्रोफेसर लेवल पे है, 3 लेवल होता है, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल, और प्रोफेसर प्रमोट होकर जाते हैं। प्रोफेसर लेवल पर बहुत से आईआईटी जैसे हैं जिसमें आपको 0 ओबीसी फैकल्टी मिलेगा, 0 एससी फैकल्टी मिलेगा, 0 एसटी फैकल्टी मिलेगा प्रोफेसर लेवल पे। एसोसिएट में उससे संख्या थोड़ी सी बढ़ती है जो नीचे आएंगे तो, और असिस्टेंट में संख्या थोड़ी और ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं वो संख्या घटती जाती है, क्योंकि यही प्रोफेसर फिर चल के एचओडी बनते हैं, यही प्रोफेसर डीन ऑफ स्टूडेंट बनते हैं, यही एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होते हैं, यही करिकुलम डिसाइड करते हैं, यही वाइस चांसलर बनते हैं, यही डायरेक्टर बनते हैं, क्योंकि प्रोफेसर ही सबसे टॉप पोजीशन होता है। अगर इसका जड़ में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अब ये सवाल होता है ना कि भाई नहीं पहुंच पाए तो क्या नहीं पहुंच पाए? पॉसिबल रीजंस होंगे। अब पॉसिबल रीजंस पे बात कर लीजिए। पॉसिबल रीजंस ये भी हो सकता है कि उतने नंबर में लोग पीएचडी नहीं कर रहे हो ओबीसी एससी एसटी से, जिसकी वजह से प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। यह गलत है। हर साल इसी आईआईटीज की और यूनिवर्सिटीज की संख्या है कि हजारों पीएचडी स्टूडेंट बैकवर्ड से, ओबीसी एसटी से निकलते हैं, लेकिन सबका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। और यूनिवर्सिटियों से सेम आईआईटी से अगर पीएचडी करके और सेम आईआईटीज में अगर आप फैकल्टी पोजीशन के लिए उन्हें एनएफएस कर देते हो, नॉट फाउंड सुटेबल, तब तो सवाल आप पे होना चाहिए कि आपने कैसी पीएचडी कराई है, कि आप अपने स्टूडेंट को रिक्रूट नहीं कर पा रहे हो। एक संस्थान को वहां से निकले हुए स्टूडेंट को अगर रिक्रूट नहीं कर पा रहा है और कह रहा है कि ये नॉट फाउंड सुटेबल है, सुटेबल नहीं है, तो सबसे पहले संस्थान पे क्वेश्चन होना चाहिए कि आप कैसा पीएचडी कराए हो कि आप खुद नहीं ले सकते उनको। हॉस्पिटल में डॉक्टर वहीं से पढ़ के निकल रहा हो, फिर कह रहे हो कि नहीं ये यहाँ डॉक्टरी नहीं कर सकता। सवाल आप पे है कि आपने डॉक्टरी उनको सिखाई ही नहीं। दूसरा पॉसिबल रीजन एक तो हो सकता है कि ये उन बोले कि पीएचडी की संख्या नहीं इसलिए प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं। संख्या है और ये गवर्नमेंट का डेटा है। दूसरा कि ये तो रिजर्वेशन जो है वो सही से पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। और इसको मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट के साथ कि जब हमने आईआईटी से और आईएम से डेटा मांगा, हमने 3 सवाल पूछे थे। पहला कि देश भर में जितने भी आईआईटी और आईएम से उसमें आवंटित सीटों की संख्या कितनी है कैटेगरी वाइज। दूसरा सवाल था कि जो आवंटित सीटों की संख्या है उसमें कितना फील्ड है कैटेगरी वाइज। तीसरा सवाल था कि जो वैकेंट सीटें हैं उसमें कितनी वैकेंट हैं कैटेगरी वाइज।
पता है पहले सवाल जो हमने पूछा था कि आवंटित सीटों की संख्या कितनी है कैटेगरी वाइज, उन्होंने कहा कि हमारे पास आवंटित सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज नहीं है। तो आप कैसे रोस्टर फॉलो कर रहे हो? जब कैटेगरी वाइज आवंटित सीटों की संख्या आप नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब आप रिजर्वेशन पॉलिसी ही नहीं बता पा रहे हो। नहीं तो 600 सीटें अगर आपके पास हैं फैकल्टी पोजीशन की, आप डिवाइड करके बता देते हैं कितनी है। इसका मतलब है कि आप रिजर्वेशन को बहुत बिगिनिंग से ही आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। दूसरा, जब फील्ड पोजीशन पूछा गया तो फील्ड पोजीशन में सबसे कम फील्ड पोजीशन एसटीज की है, सबसे कम फील्ड पोजीशन, और सबसे ज्यादा वैकेंट पोजीशन भी एसटी की है, फिर ओबीसी की है, दलित की तीसरे नंबर पे। इन टर्म्स आप अगर पॉपुलेशन और रिजर्वेशन और ये देखा जाए तो अब तीसरा वैकेंट पोजीशन भी देखा गया कि सबसे ज्यादा वैकेंट पोजीशन जो है वो ओबीसी एससी एसटी की है। आप क्यों वैकेंट छोड़ रहे हो? भर दो आप। और ये आज की कहानी नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आज के गवर्नमेंट को टारगेट कर रही हूँ, इससे मैं गवर्नमेंट को नहीं टारगेट कर रही हूँ, मैं संस्था को कह रही हूँ। ये पॉलिसी आज से तो लागू नहीं हुई है। 30 साल ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो गए और आज़ादी के बाद से ही एससी एसटी रिजर्वेशन लागू हुआ था। तब तो ये सरकार नहीं थी ना। सरकार किसकी थी? तो सवाल सब पर है। और सरकार से बड़ा सवाल उन संस्थाओं पर है जिसमें बैठे हुए वो लोग हैं। सरकार या तो मॉनिटर, सरकार खुद रिजर्वेशन दी है तो सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि रिजर्वेशन लागू हो? वहां पे बैठे हुए लोग नहीं लागू होने दे रहे हैं ना। तो इसको मॉनिटरिंग और उसकी जांच करना और उसको समय समय पर उसकी देखभाल करना क्यों ये ओबीसी कमीशन बना के, एससी एसटी कमीशन बना के रखे हुए? आप क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बिना काम के आपने एक संस्था बनाया हुआ है, वो बॉडी बना दी है, बॉडी कुछ कर ही नहीं रही है। कौन ये लोग हैं जो एनएफएस कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं, वैकेंट सीटें, आवंटित सीटों की संख्या नहीं बता रहे? तो इसलिए जब 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 38 में एक ही तरह के सामाजिक पृष्ठभूमि से वाइस चांसलर हैं, आप कह रहे हो कि अपने मेरिट के आधार पर गए, ठीक है, हम मान लेते हैं, हम मेरिट को कोई डिनाई नहीं कर सकता, गाली नहीं दे सकता। लेकिन सवाल यह है कि मेरिट के आधार पर अपने गए हैं, लेकिन इतने समय बाद भी इस एंगल से सोचो ना कि इतनी बड़ी आबादी क्यों नहीं पहुंच पा रही है और उनको पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो? हम मेरिट को सवाल क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप मेरिट के पीछे छुपकर एक बड़ी आबादी के राजनीतिक, सामाजिक, एजुकेशनल उत्थान के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो? आरक्षण लागू कर देना ही सारी समस्या का खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन आरक्षण का अनुपालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर स्तर पर उसकी सही से जांच हो रही है या नहीं हो रही है, वो तो देखोगे ना आप। फिर इसके आरक्षण पर लड़ाई होती रहेगी, इधर वाले गाली उधर वाले भी गाली। वही जो ये आजकल ट्वीट सोशल मीडिया कि हमारा हक मार रहे हो, आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्रीमी लेयर एक अलग जो है उसका जो आईएएस का लड़का है वही आरक्षण लेता है, हमारा कब तक आरक्षण खाते रहोगे? ओबीसी में क्रीमी लेयर ऑलरेडी है। जो इस तरह का बयान देते हैं, आपको सच बताएं, वो बिना तथ्यों के बयान देते हैं। ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर है। एससी एसटी में क्रीमी लेयर की सिस्टम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एससी एसटी में इतना कम अगर क्रीमी लेयर लग जाता तो जो संख्या 2-4 आ रही थी वह भी नहीं आ पाती। और आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, गरीबी खत्म करने का नहीं। लेकिन आपने गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम बनाया तो ईडब्ल्यूएस जो है, मेरिट का ही सवाल उठता है ना। अभी आया है यूपीएससी वाला, जो इतना लोग अपने अपने जाति गर्व कर रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जो जाति गर्व करने वाले लोग होते हैं ना, अपने अपनी जाति का आईएएस बन गया, कल का वो आईएएस बनेगा, फोन करके एक काम करवा लें अपना। जाति प्राइड के नाम पर यूपीएससी को ग्लोरीफाई करना, जाति के आधार पर ही अपना काम कल करवा लेना। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो, तुम्हारे घर में कोई जरूरत है, फोन करना, भाई जब आपका यूपीएससी हुआ था तो हम बहुत खुश थे और काम कर दो, ये मेरा कर देगा काम। ग्लोरीफाई मत करो। हर एक काम जो समाज में हमारे है उसका इक्वल इम्पोर्टेंस है। आईएएस बनना इम्पोर्टेंस नहीं है। हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला बहुत छोटा है और एक जो है कि मीडिया वाला बहुत इस तरीके के, आईएएस सबसे बड़ा है, डॉक्टर इतना छोटा है, वो इतना। हर एक काम का अपना एक अस्तित्व है, वजूद है, इम्पोर्टेंस है, और हर एक काम बराबर है।
और इसीलिए बहुत सारे कंट्री ये हैं जो मिनिमम वेजेस होता है ना उसको तय कर देते हैं। एक प्लम्बरिंग का काम करने वाला भी वैसे ही घर में रहता है जैसे घर में एक प्रोफेसर रहता है। भारत में ये संभव है? कितने लोग, मैं आपको बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, अपने जेएनयू की बात बता रही हूँ। यहाँ से असिस्टेंट, यहाँ से पीएचडी करके निकले हुए हैं, इस बात को समझते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये बात भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जेएनयू इतना सिखा देती है। लेकिन जब उनका कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो रहा है ना, घर वाले कह रहे हैं कोई और नौकरी कर लो, कहीं और चले जाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो। अरे हम जेएनयू पढ़ के, हम पीएचडी करके ये काम करेंगे? होता है ऐसा? सबसे पहले तो ये है स्ट्रक्चरल फेल्योर कि हमारे देश में उतनी नौकरियां नहीं हैं, या नौकरियां हैं भी तो एक संघ जो है अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा टारगेट यूनिवर्सिटियों को कर रहा है। वो कहीं से भी ऐसे व्यक्ति का असिस्टेंट प्रोफेसर होने नहीं देंगे जो संघ में आकर जो है हाफ पैंट पहन कर ऐसे ना किया। वो अलग एक प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे यूथ जो है पीएचडी कर करके 10 साल तक बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि पीएचडी कर ली अब छोटी नौकरी हम कैसे करें, छोटी और बड़ी नौकरी। तो इसीलिए आईएएस को इतना जो ग्लोरीफाई किया जाता है ना, ये बहुत पैथेटिक है। जाति के नाम पर हमारी जाति के इतने हो गए, उनकी जाति के उतने हो गए। अगर आपको देखना है इसको, एक होलसम देखो, आप एक इसको देखो कि 1000 लोगों में हुआ है सिलेक्शन, 1000 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है कि ठीक है, कितने लोग हैं जो गरीबी से निकल कर पढ़ कर आकर जो दिल्ली जैसे शहर में पढ़े, जिनके पास कुछ नहीं है। कई सारे लोग ऐसे जो घर में पढ़ पढ़ के, आप उसको ग्लोरीफाई करो तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इवन होता है ना कि वर्गों में भी, जातियों में अपना जाति को लेकर गौरव जो सीने पर ढो रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए आप, क्योंकि आरक्षण पर बात हो रही थी, उस पर आ जाते हैं। तो आरक्षण सिर्फ इस बात का पैमाना है कि जो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन है वह कितना हो रहा है। अगर क्रीमी लेयर निकाल दिया जाए एससी और एसटी से, तो सीटें खाली की खाली रह जाएंगी। अभी उसमें वक्त लगेगा। और उसका जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो पिछली सरकारें रही हैं, जो फ्री एजुकेशन की, जो पोशाक, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो होता है, वह खाने से लेकर मिड डे मील से लेकर ये सारी व्यवस्था, जो राइट टू एजुकेशन जो आया था यूपीए सरकार में, इतना पावरफुल था। उस राइट टू एजुकेशन के नाते हम सब पढ़े हुए हैं। एक गरीब, एक जो गांव में रहने वाला गरीब है, किसी भी समाज से हो, उसका एक्सेस किस एजुकेशन तक होगा? जो गांव में बना हुआ प्राइमरी स्कूल है ना, वहां तक होगा। वो 10,000 की गाड़ी देकर, बस में जाकर 20,000 50,000 का फीस देकर, हर रोज जो है एक नया किताब आ रहा है, हर रोज एक नई कॉपी आ रही, इतना तामझाम में वो नहीं कर पाएगा सर्वाइव। और उसके लिए वो जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है ना, प्राथमिक स्कूल, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसके बाद 12th तक, उसके बाद कॉलेज। लेकिन हो क्या रहा है? प्राइवेटाइज हो रहा है। एक प्राइवेटाइज में जो बैकवर्ड, जो गरीब, जो पिछड़ा और दलित, इस समाज से आने वाले लोग हैं, उसका आप एजुकेशन सिस्टम से एक्सेस काट रहे हो। ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा हो रहा है, आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो वहां से फिर आप कहोगे कि इतने जो है कि कॉलेजेस में नहीं आ पा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में नहीं आ पा रहे हैं, ये नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल स्ट्रक्चरल फेल्योर है। रिजर्वेशन को गाली दे देने से सारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। समाधान तब होगा जब आप एजुकेशन सिस्टम को बिगनिंग से सही करोगे। पॉलिटिकल नैरेटिव या हेट हो जाना होता है ना, कि अरे आरक्षण की वजह से कम्युनिटी से हेट होने लगना, आरक्षण की वजह से नफरत करने लगना, यह सब बहुत सतही है। और अगर इसकी समस्या का समाधान करना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और खोलने पड़ेंगे, संख्या बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, प्राइमरी एजुकेशन को, गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये जो फर्जी ठेकेदार हो गए हैं एजुकेशन के नाम पर, इंग्लिश मीडियम के नाम पर हर जगह फर्जी स्कूल खोल लिए हैं और हजारों करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं, इसको ख़त्म करना होगा। और सबसे जानते हैं बड़ी पीड़ा क्या है? जो आजकल के ये जो कोचिंग सिस्टम हो गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अब पटना यूनिवर्सिटी में गई थी, कई सारे क्लास चल रहे थे, तो हम लोग घूम रहे थे। 10% 20% अटेंडेंस है, बच्चे आते नहीं हैं। तो प्रोफेसर, कई सारे उनसे बात हुई,
नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं उसमें बहुत सारे, जो खुलकर ये बोल रहे हैं कि मैडम हम लोग परेशान हो गए इस बात से। हुआ यूँ कि एक बच्ची है जो वहीं बगल में रहती है, लेकिन उसका 10% अटेंडेंस है, 75% मिनिमम बोले कि होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है पास फेल होने का, लेकिन आएगा बच्चा, क्लास में पढ़ेगा। उनके माँ बाप को बुलाया प्रोफेसर ने, पता माँ बाप क्या बोले? जब हमारा बच्चा बिना कॉलेज आए ही पास हो जा रहा है तो उसको आने की क्या ज़रूरत है? ये सोच पेरेंट्स की हो गई है। और बच्चा जाता कहाँ है? वो बच्चा जाता है बगल में कोचिंग है वहाँ पे, कि यहाँ से डिग्री मिल जाएगी, वहाँ से कोचिंग करके आईएएस बन जाएगा। पता चला कि 10 साल पढ़ता ही रहेगा, आईएएस बना नहीं। जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, आप उसको ख़त्म कर दोगे तो उस बच्चे का जो सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कितना मजबूत हो पाएगी। कम से कम ग्रेजुएट तो होने देते, ये बच्चे के लिए भी, और सबसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। आरक्षण को लोग इतना हेट के नज़रिए से देखने के बजाय अगर इसको क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर और पूरे स्ट्रक्चर के तौर पर देखें, तो वही लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो कहेंगे कि सीटों की संख्या और बढ़ा दो ताकि और लोग आएं, और संस्थान खोल दो ताकि सबको जगह मिल जाए, और फैसिलिटीज और संस्था बनाओ, और यूनिवर्सिटी बनाओ, और एजुकेशन सिस्टम बनाओ, नौकरियों की संख्या और बढ़नी चाहिए, सब आ जाएगा। और आरक्षण से हेट जो है लोगों की धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब सीटें कम रहेंगी, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, किसी का बच्चा फेल होगा तो फेल होने की वजह तो अपने बच्चे को जब पूछेगा तो बच्चा कहेगा कि हमारा जो क्लासमेट था उसका हमसे 2 नंबर कम था, फिर भी उसका ज़्यादा हो गया। तो उसके पिताजी के अंदर क्या होगा? आरक्षण से नफरत नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो इमीडिएट देख रहा है ना, लेकिन वो लार्जर प्रोस्पेक्टिव में तो सोच ही नहीं पा रहा है कि जहाँ सीटें 5000 आनी चाहिए तो वहाँ 1000 ही आई क्यों? उसके बच्चे का भी हो जाता। ये जो 20% वाले हैं पाके सामान्य वर्ग के लोग, उनका नहीं होता है, और उन्हीं के दोस्त जो है जो 85% 90% पाए और 20% वाले का हो गया, तो एक वैमनस्य तो रहता है ना। अभी यूपीएससी कट ऑफ आया, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो अभी से कम गया है। और ईडब्ल्यूएस में किसका है? ईडब्ल्यूएस किसको मिलता है? अभी तक आपने किसी भी उसी 20% वाले जिसकी बात कर रहे हो, एक आदमी को बताइए जो ईडब्ल्यूएस के बारे में बोल रहा हो कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम गया है। दलित के कट ऑफ पे आप गाली दोगे, ओबीसी कट ऑफ पे आप गाली दोगे, एसटी के कट ऑफ पे आप गाली दोगे कि इनका कम नंबर में हो गया। इन्हीं लोग से पूछो कि ईडब्ल्यूएस पे क्यों चुप हो भाई? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा है और उसमें तुम्हारे सगे संबंधी हैं, हो सके उसमें तुम्हारा भी बेटा हो। ईडब्ल्यूएस कोटे से एक लड़का जो है 2 करोड़ की इतना करोड़ देकर प्राइवेट संस्थान में जो है वो एडमिशन ले लेता है, जबकि ईडब्ल्यूएस किसको मिलना चाहिए? जिसकी सैलरी 8 लाख रुपए है सालाना। फ्रॉड के लेवल पे आएंगे तो फ्रॉड जो है बहुत स्तर तक एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए आप पूरे दायरे को ना देखते हुए बस उसका हो गया, एक हमारा नहीं हुआ, उसका 1 नंबर कम था, हो गया, ईडब्ल्यूएस पे बोल के दिखाए, कोई भी बोल के दिखाए। माइनस में भी गया है ईडब्ल्यूएस, लेकिन किसी के मुंह में हड्डी नहीं है, जुबान नहीं है कि बोल दे उस पर। बहुत आसान होता है कि आप वीक को टारगेट करना, बड़ा आसान होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ, कट ऑफ जो गया है जनरल का 963 गया है यूपीएससी में, जनरल कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस का 926 गया है, ओबीसी का 931 गया है, एससी का 905 गया है, एसटी का 902 गया है। कितना अंतर है सब में? सब 900 में है। पहली बात, सब 900 में ही है। और उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से जो है वो कम है। मेरिट वाले बोल के दिखाएं इस पर। अब खोखला डायलॉग करोगे तो खोखला डायलॉग में हम भी खोखले में उतर आएंगे, लेकिन तर्कपूर्ण तथ्यपूर्ण करना है तो करिए। फिर प्राइवेट संस्थानों में भी हम जाएंगे, वहां पर भी हम निकालेंगे, मीडिया में भी जाएंगे, मीडिया में कौन बैठा वहां भी निकालेंगे, मंदिरों में घुसेंगे, वहां भी कौन बैठा है। सिर्फ पुजारी बनने का अधिकार हमें क्यों नहीं है भाई? ये कहीं लिख कर आया है? पुजारी हम क्यों नहीं बन सकते? क्यों एक ही जाति क्यों है वहां पर? थेथरे ही पे उतरेंगे
तो हम उसको रियलिटी से ऐसा जवाब देंगे कि फिर वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। फिर कंचना से और प्रियंका भारती से नफरत कर सकते हैं या राजकुमार भाटी जी से, क्योंकि सच सच के मुंह पर बोल कर जाएंगे। निकलवा लीजिए पूरे मंदिर का पूरा, कौन कौन बैठा है वहां पर, कौन से वेद पुराण उपनिषद में यह लिखा हुआ है कि सिर्फ इसी जाति के व्यक्ति पुजारी हो सकते हैं? कहां लिखा हुआ है? लेकिन है, लोग मान रहे हैं, लोग विरोध नहीं करते, नॉर्मलाइज हो चुकी है चीजें एक लंबे अरसे से। एक ही तो चीज है ना, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन में ही तो आरक्षण लागू, और कहाँ लागू है बताइए? एजुकेशन और नौकरी में, दो चीजों में। सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी पूरे नौकरी का कितने % है? प्राइवेट में कोई, प्राइवेट कंपनियां इतनी हैं, हजारों लाखों नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में, वहां पे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। गलगोटिया में रिजर्वेशन लागू था क्या, जो अभी इतना आविष्कार किया है? जेएनयू को आप गाली दोगे? जिस डिपार्टमेंट से मैं थी मास्टर्स में, लाइफ साइंस में, उस डिपार्टमेंट ने कई सारे टमाटर और ब्रिंजल, उसके कई सारे ऐसे सीड्स बनाए थे। जब हमारे देश में जब क्राइसिस हुआ था ना, अनाजों का क्राइसिस, तो बहुत सारे ऐसे सीड्स बनाकर हमारे डिपार्टमेंट ने दिया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन सब का बहुत योगदान रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में बहुत योगदान रहा है। गलगोटिया वालों ने भी तो दिया था क्या? बाल नरेंद्र की वो किताब पढ़ाए थे जिसमें वो जो है मगरमच्छ के दांत से खेल रहे हैं और महिला सांसदों के दांत से डर गए थे, महिला सांसद आके काट लेंगी। इतना स्तर नीचे, आप फिर कहोगे कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहुत ही बेहुदा स्तर के लोग हैं। किसी स्तर पर बात नहीं करना, बस थेथर हैं, थेथर कि हम सही हैं, हमारा वर्चस्व था, हमारा वर्चस्व है, हमारा वर्चस्व रहेगा, बस इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। ना सिंपैथी है, ना इम्पैथी है, ना तर्क है, कुछ नहीं है। जब हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे अरे इसको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए। लोगों को मालूम नहीं है कि हम नौकरी छोड़कर ही बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई बस हमारे तक नहीं है। आप यूजीसी को भी लेकर बहुत मुखर रही। यूजीसी आया, सबसे पहले इसका विरोध किसने किया? क्या तर्क गढ़े गए? सबसे पहले मीडिया में बैठे हुए लोगों ने विरोध किया। करणी सेना जैसे पता नहीं कौन कौन लोगों ने विरोध किया। आप सरकार से मांगे कर सकते थे, आप सरकार से कह सकते थे इसमें ये चीजें इंक्लूड करो, सजेशन दे सकते थे, आप इस पे एक बढ़िया डिबेट करवा सकते थे। पर आपने क्या किया? आपने नफरत फैलाई प्री एजम्पशन के बेस पर कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तमाम सारी चीजें। कौन सा ऐसा कानून है इस देश में, महिलाओं के लिए कानून इतने बने हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? हर एक कानून का दुरुपयोग होता है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हमारा सबसे बेस्ट संविधान भी हो सकता है और सबसे खराब भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि इस देश को चलाने वाला संविधान के आधार पर कौन बैठा है। तो कानून का भी यही होता है। तो इसका यह मतलब नहीं है ना कि कोई कानून आने से जो चीजें हुई नहीं, घटित नहीं हुई, जो नहीं हुई, इसके आधार पर वो मीडिया जो बिना जो है कि बीजेपी के कहे पर उठती बैठती ना हो, सांस ना लेती हो, कितना मेकअप लगाना यह तक भी वो डिसाइड करती हो, वो मीडिया बिना इस पर बोल देगी, बिना बीजेपी के बैकअप पे डिबेट करवा देगी, जहर पॉइजन भरा देगी। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इन्हें ये चीज नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे पास संस्था हो, तुम्हारे पास पावर हो, तुम्हारे पास मीडिया हो, तुम्हारे पास जज हो, तुम्हारे पास कोर्ट हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, हमारे पास नंबर है, संख्या है, संख्या है, और वही हमारे पास है, उसके अलावा कुछ नहीं है, संख्या। तो उतना ही जहर फैलाइए, उतना ही नफरत फैलाइए, उतना ही किसी को उकसाइए कि जिसका रिएक्शन जब आए तो आप सहन कर सको। ये थ्रेट नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे दिन रात लिखते रहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट से तुरंत तेली हो गए नरेंद्र मोदी जी, गाली गलौज, चप्पल से उनके
फोटो लगा के उनको मारना, काली पोतना, तमाम सारी चीजें होने लगी। यही मोदी जी है ना जो कहते हैं विपक्ष हमें गालियां देते हैं, हम हर रोज 2-3 किलो गाली खाते हैं। वो उस गाली का क्या हुआ भाई? खुद ऐसा नियम लेकर आए जो नियम में तमाम लूप होल्स थे, जिस पे बातें हो सकती थी, विमर्श हो सकता था, सजेशंस हो सकती थी। कर्नाटक गवर्नमेंट तो लागू कर रही है रोहित एक्ट, वहां तो नहीं हुआ ना कुछ ऐसा, वहां तो लागू हो गया। ऊपर लाओ आप खराब बनाकर लूप होल्स छोड़कर, विरोध भी आप करो, रुकवाओ भी आप, रोके भी आपके लोग, दिखाओ भी आप, नफरत भी आप फैलाओ। ये क्या लोग नहीं देख रहे हैं? किसने शुरू किया था आप बताइए ना। सबसे पहले क्या यूजीसी के समर्थन में कोई आया था, या सब पता भी नहीं था किसी को क्या हो गया? किसने इसको शुरू किया? सबके सहने की क्षमता होती है। मुसलमानों को प्रवोक कर करके ऐसे ओबीसी एससी एसटी को प्रवोक कर करके सिर्फ आपकी वर्चस्व बना रहे, तो आप रख लो, आपके पास संस्था है, सब कुछ है, हमारे पास संख्या है, कर लेते हैं ना। उनका विरोध प्रदर्शन हुआ, कितने लोग आए थे, लेकिन सारे मीडिया ने कवर किया। सारे 4 लोग हैं बैठ के कहीं फूंक रहे हैं, सारी मीडिया ने कवर किया। कल पटना यूनिवर्सिटी के बाहर हजारों लोग ने मार्च किया, किसी मीडिया ने दिखाया? अभी ये लोग 8 या 9 को इन्होंने जंतर मंतर पर कहीं प्रोटेस्ट इन्होंने रखा हुआ था, सरकार ने बहुत बुरी तरीके से कुचला उस प्रोटेस्ट को यूजीसी के विरोध में। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकार जानती है इसका विरोध फिर जो होगा वो कैसा होगा और उसका बहुत नुकसान होगा उसको। पटना में हुआ, सरकार ने नहीं कुचला उसको, होने दिया, पुलिस रही आगे आगे, शांतिपूर्वक हुआ। जो विरोध में कर रहे थे उस पर हुआ, क्योंकि सरकार ने ही वो गुब्बारा फुलाया, खुद लाई, खुद रुकवाई, खुद जो है मीडिया से अपने चलवाई, सब ये हुआ। उसको लगा कि सामने वाले जो हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे, और 9 तारीख को होता तो उसका रिएक्शन देश भर में कैसा होता, उसका भाई असर सरकार को देखना पड़ता, इसलिए उनको चुप कराई सरकार। भाजपा को फायदा हुआ कि नुकसान? हम भाजपा इसको अपने राजनीतिक फायदे नुकसान से कैलकुलेट करें, हम उससे नहीं कैलकुलेट करते। हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि हम सब चुप थे, आया हमें लगा कि क्या ये बना दिया, इसे कुछ होने जाना वाला है नहीं। तुमने बता दिया कि ओबीसी एससी एसटी महिला मैंडेटरी हैं, वाइस चांसलर ही उसके वो होंगे, चेयरपर्सन होंगे। हमें मालूम है कि प्रोफेसर ओबीसी एससी एसटी प्रोफेसर है ही नहीं, मैंडेटरी कहाँ से कर पाओगे, वाइस चांसलर है ही नहीं, चेयरपर्सन ओबीसी एससी होंगे ही नहीं। ये पूरी तरह से कानून ही यार उनके फेवर में था, पूरी तरह से उनके फेवर में था, और तब तक फेवर में रहता जब तक कि वाइस चांसलर और प्रोफेसर की संख्या जो इधर से बढ़ नहीं जाती। फेवर में उनको भी कोई फेवर नहीं देता। दरअसल ये लागू करके भी लागू नहीं होता, इस तरीके से होता, चुपचाप लागू हो जाता, ना कुछ होता, ना किसी को कोई फायदा, ना किसी को कोई नुकसान। लेकिन आपने जो शुरू किया खेल, उसका तो एक रिएक्शन तो होगा ना समाज से। समाज इसको आप उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसके बियॉन्ड जाके लड़ाई लड़ रहा है अपने लिए, तुम्हारे वर्चस्व के खिलाफ लड़ रहा है। अब लड़ाई सही गलत और इस सब की अलग है, वो तो एकेडमिक जो लोग हैं वो लिखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, सुझाव देंगे, वो अलग है। लेकिन जो ग्राउंड से आएगा वो तुम्हारे वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई होगी, और इसका नुकसान होगा किसको? करंट सरकार को, जिसने खुद आग लगाया। और इसीलिए इनको 9 तारीख को इनकी पूरे आंदोलन को कुचला सरकार, क्योंकि अगर यहाँ 1000 लोग नहीं, जंतर मंतर पे हमको लग रहा है करनी सेना और कुछ लोग प्रदर्शन कर, हिंदू महासभा जो बीजेपी की है वही सभा कर रही थी, 500 लोग आते ना, तो हर जिले में 5000 लोग आकर जो प्रदर्शन करते इधर से। तो इसलिए कहते हैं ना, आग उतना लगाओ जितना उसका आंच जो है वो सहन कर सको। तर्क पे बात करोगे तो एक परिणाम आएगा, एक कंक्लूजन निकलेगा, वो तुम्हारे लिए भी सहूलियत होगी, हमारे लिए भी होगी, वो सरकार के लिए भी होगी, वो सबके लिए होगी। बेतर्कपूर्ण बात करोगे, मेरिट का धंधा के पीछे जो है छुप जाओगे, ईडब्ल्यूएस पे मुंह खोलने से बचोगे, अपने बेटे को उसकी पढ़ाई में कमी की वजह से नहीं दोषोगे, आरक्षण को गाली दोगे, बिना तर्क के बात करोगे,
तो उसका नतीजा बिना तर्क का ही निकलेगा। बताया तो आपने सेना की बात की थी, जातीय आधार पर सेना, 2 सेना बनती है, एक अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए और एक बनती है कि अपने सर्वाइवल के लिए। आप सर्वाइवल में हो, आप वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हो, या आप तय करोगे कि आप किस कैटेगरी में हो। आरएसएस की भी इसमें भूमिका है? बिना आरएसएस के कुछ हो जाता है। आपको लग रहा है ये जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स आए थे अभी जजों के करप्शन के खिलाफ, वो बिना सरकार और आरएसएस का गया था। वो आया था जजों को आईना दिखाने के लिए, फैसले वैसे ही दो जैसा हम चाहते हैं, नहीं तो किताबों में तुम्हारे बारे में पढ़ाएंगे हम। आपको लग रहा है बिना जो सरकार की सहमति के आ गया था और मेघवाल जी का जो कि नाम से कोट करके आ गया था, और फिर अगले दिन मोदी जी आकर माफ़ी मांगते हैं कि और कहते हैं एनसीईआरटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एनसीईआरटी माफ़ी मांग रही है, बीजेपी सरकार माफ़ी मांग रही, सब माफ़ी मांग रहे हैं जज से। आपको लग रहा है ये इतना आसान हुआ और आ गया अचानक से और जज जी नाराज हो गए? ये उन जजों के लिए था, भले उस कुर्सी पे बैठे हो, सरकार की सुनो, नहीं तो किताबें अभी जो है ना ये सब हमारे हाथ में। बस जो सुपरफिशियल दिखता है वैसा होता नहीं है। संस्थाओं में आरएसएस घुस गया है? आरएसएस कहाँ नहीं घुस गया है, लेकिन आरएसएस घुसने के बाद अगर कहे कि कैंसर का इलाज हम गोबर से कर देंगे, तो इस देश की तमाम जनता को मैं तो मनाऊंगी कभी बीमार ही ना पड़े। बुखार गोबर से ठीक हो गया, कैंसर गोबर से ठीक होगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पर जो इंदिरा गांधी जी ने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए उन्होंने संविधान में डलवाया, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए नेहरू जी ने आईआईटीज खोले। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए जो हमारा देश आज़ाद हुआ कुछ नहीं था। एजुकेशन लिटरेसी रेट 12% थी। उस समय एजुकेशन सिस्टम को शुरू करके आईआईटीज बनाना और इसरो बनाना और तमाम जितने भी आज है ना जिस पे जाकर मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, इसीलिए किया गया था। इसलिए नहीं कि भाई ये सब छोड़कर गोवा में, आपने सुना नहीं, मध्य प्रदेश का कोई यूनिवर्सिटी है, जाकर गोवा में गोबर ढूंढ रहा था कोई और उसके लिए उन्होंने गोवा ट्रिप कर डाली, जितना पैसे मिले थे। तो आरएसएस यही कर सकती है। आरएसएस लोगों के दिमाग को आगे न बढ़ा के वो पीछे खींचेगी, और इसलिए ताकि वो आपके दिमाग पे हमेशा कब्जा बनाए रखे। वो आपको अपन फ्री नहीं छोड़ेगी, आपके थिंकिंग प्रोसेस को फ्री नहीं छोड़ेगी। आपके थिंकिंग प्रोसेस को हमने आपको 2 उदाहरण दिया। लालू जी जो आपके जैसा बन जाते हैं, एक वो हैं जो आपको बदलते हैं। तो लोगों को बदलने का जो प्रोसेस होता है उसमें लोगों की साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग जो पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।